अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. As you all know, in previous video we have started chapter number 3, which is fit and healthy. So in the last video we have completed topics nutrition disorders, in which we have discussed what are the nutrition disorders which can occur in human body. So basically students, हमने इसमें पढ़े थे कि किस किस तरह से न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि न्यूट्रिशन हमारे पास क्या थी। न्यूट्रिशन ये थी कि तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स क्या होता है। पहली बात आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता रही थी। तो न्यूट्रिशन क्या है कि आप जो ग़िज़ा ले रहे हैं उस ग़िज़ा से आपको क्या क्या आगे चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि हमारी ग़िज़ा से हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, कैल्शियम मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि इंसान जब कभी बीमार हो तो वो किसी भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो या कमज़ोर नज़र है। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं कि इंसान खाना तो खा रहा है लेकिन वो पूरी तरह नशोनुमा उससे खाने को नहीं मिल रही, या फिर इंसान खाना खा रहा है वो अपनी डाइट उसकी प्रॉपर जो है वो बैलेंस डाइट है, उसकी डाइट में हर चीज़ है, लेकिन वो चीज़ वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा। अब किस तरह के हमें हमारी बॉडी को जो सारी नशोनुमा मिल गई, लेकिन जब तक हम हिले डोलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो जो हम खाना खा रहे हैं वो फ़ैट की सूरत में स्टोर होने लगता है। जब वो फ़ैट की सूरत में स्टोर होने लगता है तो इंसान मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से उसके बहुत सारे रिस्क उसको आगे जाकर रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वो कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं जिसमें उसे हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं, उसे बोन्स पे प्रॉब्लम हो सकती है, फ़ैट की वजह से चलने फिरने में बहुत तक मुश्किल हो जाएगी। तो मोटापा ही सबसे बड़ी एक बीमारी होगी उसके लिए कि वो खाना तो खा रहा है लेकिन वो खाए जा रहा है और वो खाना वो आगे इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो फ़ैट की सूरत में स्टोर होता रहेगा। इसके बाद उन्होंने बताया था कौन कौन से न्यूट्रिशन डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में बताया था। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसमें बॉडी की जो इंसुलिन होती है वो प्रोड्यूस या तो हो रही होती है बहुत कम, या तो बिल्कुल ही नहीं हो रही होती। जब प्रोटीन जो है वो जो इंसुलिन है जब वो बॉडी में बनती नहीं है या कम बनती है तो ग्लूकोज़ का लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। जब ग्लूकोज़ का लेवल मेंटेन नहीं हो पाता तो ग्लूकोज़ का लेवल मेंटेन ना होने की वजह से बहुत सारी हमें बीमारियां हो सकती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो कैसे? हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है और लिप एम्पुटेशंस हो सकती है। हार्ट डिसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि हार्ट डिसीज़ कौन सी थी। हार्ट डिसीज़ जब हो सकती हैं जबकि हमारी जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, कोरोनरी आर्टरीज जो है उनमें ब्लड पूरी तरह सप्लाई ना हो रहा हो। ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होता? जब कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ैट इनटेक होता है हमारा फ़ैट का, या फिर जो बहुत ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने लगता है हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने की वजह से एक क्लॉट टाइप फॉर्म हो जाता है। वो क्लॉट फॉर्म हो जाता है तो ब्लड सप्लाई नहीं होता और पूरे हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमें एंजाइना या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। एंजाइना सिर्फ एक
पेन है जो कि चेस्ट में हो रहा होता है कमर से, और जो आपकी जॉ है, जबड़े वगैरह है, वहाँ फील एक होती है, एक सेंसेशन होती है बहुत शदीद पेन की। लेकिन अगर उसको ट्रीट ना करा जाए, उसका इलाज ना करा जाए, तो आगे हार्ट अटैक भी हो सकता है, और हार्ट अटैक से इंसान मर भी सकता है। इसके बाद बात हुई थी एस्थमा की। एस्थमा किस तरह होता है कि जो हमारे लंग्स हैं वो लंग्स जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सचेंज कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर के साथ। अब जो है जब कभी भी जो हमारे जो लंग्स की जो ट्यूब्स हैं, जो पैसेज है जिससे हमारे एयर अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, जब कभी वो जो लाइनिंग है वो इन्फ्लेम हो जाएगी, वो सूज जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, सही तरह अंदर जो है हमारी ऑक्सीजन भी नहीं आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही होगी। इसकी वजह से हमारे साथ क्या हो सकता है कि इसके अलावा एस्थमा एक कंडीशन इस वक्त भी है जब कभी भी इंसान जो है वो एलर्जिक हो किसी भी पॉलन से, पेट से, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में भी एस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है। जो हमारी एयर ट्यूब्स हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हमें होने लगती है। इसके बाद मैंने आपको बात की थी एर्थराइटिस की। एर्थराइटिस इज़ अ कंडीशन वेयर द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स इन द बॉडी बिकम इन्फ्लेम। हमारी जो जॉइंट की जो लाइनिंग है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं। जब जॉइंट सूज जाते हैं, जो हमारे बोन्स जहाँ दो कनेक्ट हो रही हैं वो जगह सूज जाएगी। जब वो जगह सूज जाएगी तो हमें चलने फिरने, उछलने कूदने में, हर काम करने में ही तकलीफ़ हमारी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा एर्थराइटिस जो है जोड़ों की बीमारी इस तरह से भी हो सकती है जब हम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो हमारा वज़न जो है वो नहीं उठा पाते। हमारी जॉइंट्स जो है हमें चलने फिरने में मुश्किल होने लगती है। जॉइंट्स हमारा इतना सारा वज़न नहीं संभाल सकेंगे और जो हमारे जॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा सूज जाएंगे और तकलीफ़ होने लगेगी उनमें, और वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाएंगे। सो ये एक ओवरव्यू था हमारी लास्ट वीडियो का। आज न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी। यानी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की जब कभी भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे हमें क्या क्या आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वाइटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट इसलिए कहा जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब बैलेंस डाइट होगी हमारी तो हमें कैल्शियम, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स की इंटेक सही रहेगी। हर बॉडी को, हर पार्ट को हर चीज़ ज़रूरत है वो पूरी तरह मिलेगी, तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। सो द डिफरेंट वाइटामिन्स आर नोन बाय लेटर्स। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है, डिफरेंट वाइटामिन होते हैं। तो वाइटामिन को जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो लेटर की बेसिस पे किया गया है। लाइक वाइटामिन जो हैं बहुत सारे हैं, तो उनको लेटर की बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह बहुत सारे लेटर से हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। सो एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि विटामिन सी is found in leafy vegetables such as spinach and citrus fruits such as oranges and lemons. सो स्टूडेंट्स, लीफी वेजिटेबल्स हमारे पास स्पेनिश के अलावा कौन कौन से होंगे? कोरिएंडर होगा, मिंट होगा, कड़ी लीव्स होंगे, इसके अलावा स्प्रिंग अनियंस होंगी, पार्सले होगा, इसके अलावा हमारे पास कैबेज होगा, मस्टर्ड ग्रीन्स होंगे, स्विस कार्ड होगा, रोमेन होगा। ये सारे वो वेजिटेबल हैं जिनमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। लीफी वेजिटेबल मतलब बहुत सारे जिनके पत्ते हों, वो सब चीज़ें, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है विटामिन सी जो है वो होता है। अब बात की जाए अगर सिट्रस फ्रूट, तो सिट्रस फ्रूट कौन कौन से होंगे? ऑरेंजेस होंगे, पिंक ग्रेप फ्रूट्स होंगे, वाइट ग्रेप फ्रूट्स, लेमन, लाइम, इसके अलावा हमारे पास टेंगलो होगा, इसके अलावा जो है लाइम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, सिट्रस फ्रूट्स हमारे पास सारे वो होंगे जो इसमें बहुत ज़्यादा रस हो, जो बहुत जूसी फ्रूट्स हों। उन सब में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है विटामिन सी पाया जाएगा। अ डिसीज़ कॉल्ड स्कर्वी इज़ कॉज बाय टू लिटिल विटामिन सी। स्कर्वी एक डिसीज़ है जो कि जब होती है जब हमारी बॉडी में विटामिन सी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाए। स्कर्वी कॉजेज़ ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, मसल वीकनेस एंड इवेंचुअली डेथ। यानी कि स्कर्वी हमारे पास क्या क्या कॉज करेगा? तो ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो हमारे मसूड़े हैं, जो हमारे गम्स हैं, वो ब्लीडिंग करने लगेंगे, उनसे ब्लीडिंग होने लगेगी। ब्लीडिंग होगी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा खून बहने लगेगा। एक तो हमारा ब्लड डेफिशिएंसी भी हो जाएगी कि खून की कमी हो रही है, मुस्तकिल हमारे जो मसूड़े हैं उससे खून बहता जा रहा है। इसके अलावा जब मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे तो हमारे दांत जो हैं वो गिरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे गम्स होते हैं वही हमारे टीथ को होल्ड करके रखते हैं, उनको एक सॉकेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारे दांत लगे हुए होते हैं। तो जब गम्स से ब्लीडिंग होने लगेगी, गम्स इन्फ्लेम हो जाएंगे, सूज जाएंगे, तो जो है
टीथ जो है वो अपनी जगह छोड़ने लगेंगे और वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी जो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, तो जो हमारे सारे मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इसके अलावा विटामिन सी की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो नाउ अ डिज़ीज़ कॉल्ड रिकेट्स। इसके अलावा जो रिकेट्स से पहले मैं बताऊं, जो आपका जो स्क्रीन है उस पर आपको ब्लीडिंग गम्स की भी इमेज शो हो रही होगी, रिकेट्स की भी इमेज शो हो रही होगी। मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं। So students, rickets is a softening and weakening of bones in children, usually because of an एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग विटामिन डी डिफिशेंसी। यानी कि रिकेट जो है वो सॉफ्टनिंग, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना और कमज़ोर हो जाना बोन्स का, यूजुअली इन चिल्ड्रन। किसकी वजह से? जबकि आपको बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अरसे के लिए विटामिन डी डिफिशेंसी रहे। रेयर इनहेरिटेड प्रॉब्लम आर ऑल्सो कैन कॉज रिकेट्स। यानी कि बच्चों के डेवलपमेंट में जब अगर कभी भी किसी मदर में भी विटामिन डी की डिफिशेंसी हो तो जिनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, चिल्ड्रंस होंगे, उनमें भी विटामिन डी की डिफिशेंसी हो सकती है। तो ये इनहेरिटेड भी हो सकता है। विटामिन डी हेल्प्स योर चाइल्ड्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम फूड। यानी कि जो विटामिन डी है वो इसलिए भी इसेंशियल है क्योंकि वो एब्जॉर्ब करने में मदद देता है कैल्शियम और फास्फोरस को, जो कि हमें फूड से मिलती है। यानी हमें खाना खा रहे हैं, वो खाने में कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? विटामिन डी एब्जॉर्ब करेगा और हमारी बॉडी को जो है वो प्रोवाइड करेगा। A disease called rickets affects bone making them soft so they become bent and twisted। यानी कि हड्डियाँ जो हैं वो इस कदर जो है कमज़ोर और नरम हो जाएंगी कि वो बहुत जल्दी बेंट हो सकती हैं और ट्विस्ट हो सकती हैं, मुड़ भी सकती हैं और बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएंगी। विटामिन डी इज़ नीडेड फॉर द अपटेक एंड यूज़ ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें जो फॉस्फोरस और कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड से वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास विटामिन डी की ज़रूरत है। विटामिन डी की वजह से ही एब्जॉर्बशन होगी कैल्शियम की। If there is a shortage of calcium or vitamin D in the diet, bones and teeth will not form properly। जब कभी भी हमारी डाइट में कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो जो हमारी बोन्स हैं और जो टीथ हैं वो सही तरह नहीं बनेंगे। जब वो सही तरह बनेंगे ही नहीं तो वो, अगर हड्डियाँ और दांत होंगे भी तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, वो उनमें फ्रैक्चर हो सकता है हड्डियों में। इसके अलावा दांत जो हैं वो टूट सकते हैं। विटामिन डी इज़ प्रेजेंट इन फ़िश ऑयल। विटामिन डी हमें कैसे मिलता है? फ़िश ऑयल में मिलता है। जो मछली का तेल होता है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। अब बहुत ज़्यादा जो तरक्की हो गई है तो विटामिन डी के कैप्सूल्स भी होते हैं। तो अगर आप लोग किसी को विटामिन डी की कमी हो तो विटामिन डी के कैप्सूल्स भी ले सकता है, जो कि भी बने हुए होते हैं फ़िश ऑयल से, तो उनसे भी उसकी कमी पूरी हो सकती है। लेकिन जो ये सारे सप्लीमेंट्स होते हैं ये इंस्टेंट आपको इफेक्ट नहीं दे रहे होते, फ़ौरन से फ़ायदा नहीं दे रहे होते, तो इनको ब्लड में पहले, सबसे पहली बात तो डाइजेस्ट होने में, फिर ब्लड में मिलने में, फिर बोन को उसका फ़ायदा देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। द बॉडी कैन ऑल्सो मेक विटामिन डी व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। ये सबसे ज़्यादा आसान और फ़ायदेमंद तरीका है कि विटामिन डी हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारी बॉडी और बोन से एब्जॉर्ब करती हैं सनलाइट के ज़रिए। इसीलिए कहा जाता है कि धूप में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेहत के लिए अच्छा भी है। अपने बड़े बूढ़ों को भी सुना होगा कि वो सुबह धूप में बैठते होंगे। धूप में बैठने के लिए या सनलाइट से विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा टाइम है कि आप 10 बजे से 3 बजे की जो धूप होती है उसमें आप बैठें। इस तरह बैठें कि जो आपकी स्किन है उसे बहुत ज़्यादा आपको तपिश महसूस हो, गर्माई फील होने लगे, तो वो जो आपको सनलाइट होती है उससे आपको विटामिन डी बहुत नेचुरली अच्छा मिल रहा होता है। तो जब कभी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो ये भी कहा जाता है कि आप लोग धूप में बैठने लगें, फ़िश ऑयल यूज़ करने लगे, तो आपकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और सनलाइट से अच्छा कोई तरीका भी नहीं है, ना दवाई खानी पड़ेगी, ना कोई खाने ऐसे खाने पड़ेंगे जिससे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए। नेचुरली ही, अल्लाह की कुदरती रोशनी से ही आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो सही हो जाएगी। नाउ आयरन इज़ अ मिनरल फाउंड इन रेड मीट। आयरन एक मिनरल है जो कि पाया जाता है रेड मीट में, गोश्त में, स्पेशली लिवर में यानी कि जिगर में। इट इज़ नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो है वो आयरन बहुत ज़रूरी है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन होता है
हेमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन एब्रिविएटेड HB यानी कि डिनोट किया जाता है HB से, इज़ द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटलोप्रोटीन यानी कि आयरन कंटेन करने वाला ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है रेड ब्लड सेल में, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। इसीलिए आयरन हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। आयरन से ही हमारे हीमोग्लोबिन बनेंगे। हीमोग्लोबिन गिव्स रेड ब्लड सेल देयर कलर एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड की जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन और ब्लड को उसका रेड कलर देते हैं। तो जो ब्लड का रेड कलर है वो RBCs की वजह से, और RBCs को रेड कलर किस तरह मिल रहा है, वो मिल रहा है हेमोग्लोबिन के ज़रिए। हेमोग्लोबिन RBCs को रेड कलर देंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। हेमोग्लोबिन के ज़रिए RBC जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे अराउंड द बॉडी, यानी कि हेमोग्लोबिन होगा RBCs में और RBCs का बनाते हैं ब्लड जब पूरी बॉडी में जाएगा, हर ऑर्गन तक पहुंचेगा, तो इस तरह ऑक्सीजन भी हर ऑर्गन को सप्लाई हो जाएगी। अ डिफिशेंसी ऑफ आयरन कॉजेज़ अ डिज़ीज़ कॉल्ड एनीमिया, यानी कि आयरन की जब कभी भी बॉडी में डिफिशेंसी हो जाती है तो एक डिज़ीज़ है जो कि कहलाई जाती है एनीमिया। अ पर्सन अफेक्टेड विद अनीमिया लुक्स पेल एंड फील्स वीक एंड टाइट, यानी कि वो इंसान जिसको एनीमिया होगा वो बहुत ही ज़्यादा पेल लगेगा, उसका स्किन कलर बहुत पीला सा हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा वीक और थका हुआ लगेगा, यानी कमज़ोर और थका हुआ नज़र आएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि वैसे तो जो नॉर्मल लोग होते हैं जिन्हें आयरन की डिफिशेंसी नहीं होती, हम सब जो हैं उनका जो स्किन कलर होता है वो पिंकिश सा होता है, जो है स्किन कलर फॉन सा होता है, अच्छा गोरा कलर होगा, या फिर जो स्किन कलर होगा वो पीला सा नहीं होगा, हर चाहे वो डार्क कलर हो या फिर फेयर कलर हो, लेकिन प्रॉपर स्किन कलर होगा, स्किन टोन नॉर्मल होगी। लेकिन जब कभी भी किसी को एनीमिया हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको रेड कलर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आयरन की वजह से ही हेमोग्लोबिन RBCs को रेड कलर प्रोवाइड करेंगे। जब रेड कलर ही नहीं होगा तो जो हमारा जो ब्लड है जब वो स्किन से टच करेगा तो हमारी स्किन भी पेल हो जाएगी, यानी स्किन भी रेड, अब स्किन का भी कलर भी अब नॉर्मल नहीं रहेगा और स्किन पेल हो जाएगी, पीली नज़र आने लगेगी, यानी कि एनीमिया हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। तो इसकी वजह से, और जब रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन सप्लाई पूरी बॉडी तक नहीं रहेगी। ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के हर ऑर्गन के तक ना होने की वजह से, ऑक्सीजन की भी कमी की वजह से इंसान बहुत जल्दी थकने लगेगा और कमज़ोर नज़र आएगा, यानी कि बीमार दिखेगा। एक तो पहले ही उसका स्किन कलर बहुत पेल हो जाएगा, इसके अलावा जो उसके नेल्स होते हैं, जो आइज़ होती हैं, उनका कलर भी पेल हो जाता है। कभी आप किसी एनीमिक पेशेंट को देखें तो उसकी जो स्किन होती है, जो उसकी आइज़ होती है, जो नेल्स होते हैं, उनसे पता चल रहा होता है कि वो एनीमिक है, उसको एनीमिया है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं आइज़ में, जब वो आइज़ में टॉर्च डालते हैं, लाइट डालते हैं, लाइट डाले बगैर भी देखते हैं, तो जो उसकी स्किन जो आई होती है, जो आई बॉल होती है, वो पूरी पेल हो रही होती है। जो हमारा नॉर्मल वाइट कलर शो हो रहा होता है वो पूरा पीला कलर का हो जाता है। सो वो एनीमिक पेशेंट होते हैं, यानी कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है। Now, protein deficiency. The most obvious sign of malnutrition are often caused by lack of protein in their diet. So students, malnutrition क्या होगी? Malnutrition is the condition that develops when the body is deprived of vitamins, minerals and other nutrients it needs to maintain healthy tissues and organ function। यानी कि malnutrition एक कंडीशन है जो कि जब होगी जब बॉडी को पूरी तरह से vitamins, minerals और अदर nutrients नहीं मिलेंगे जो कि उसको healthy tissue maintain करने के लिए और organ function के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। So mostly malnutrition के साइंस उन लोगों में पाए जाएंगे जिनमें lack of protein हो, यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो मोस्टली उनकी डाइट में। इसका मतलब ये है कि मेल न्यूट्रिशन के साइंस ज़्यादा जब हमें दिखाई देने लगेंगे, लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से भी मेल न्यूट्रिशन के साइंस हमें देख सकते हैं। यानी कि जो हमारी डाइट है उसमें प्रोटीन कम हो, हमारा प्रोटीन का इंटेक कम हो जाए। अ डिज़ीज़ कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इज़ क्वाशियोरकोर। अ चाइल्ड विद क्वाशियोरकोर में
may not have received enough of its mother milk and may have been forced onto a high carbohydrate diet too early। यानी कि क्वाशियोरकर उन बच्चों में हो सकती है जिनको प्रॉपरली मदर मिल्क ना मिले, मदर मिल्क से उनको न्यूट्रिशन ना मिले। अगर उनकी मदर ही बहुत ही वीक होंगी और वो फुल उनकी बैलेंस डाइट नहीं होगी, उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं होगा, तो उनकी जो चिल्ड्रंस हैं उनको जो मदर फीड मिल रही है, मदर मिल्क मिल रहा है, उसमें उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, नशोनुमा नहीं मिलेगी, तो उनको फ़ोर्स किया जाएगा बहुत जल्दी कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में। जब उनको कार्बोहाइड्रेट डाइट पर बहुत जल्दी लाया जाएगा तो उनको अब जो कार्बोहाइड्रेट डाइट मिल रही है वो उनको मिल तो पूरी रही है, वो भी उनकी बैलेंस डाइट है, लेकिन जिस स्टेज पे उनको मदर मिल्क मिलना चाहिए था उससे नशोनुमा में मिलनी चाहिए थी, उस स्टेज पे उनको फोर्स किया गया कि वो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे आ जाए उनकी उम्र से बहुत पहले। तो अब उनको जो नशोनुमा मिल रही है देखा जाए तो वो पूरी तो है, लेकिन वो मेंटली और फिज़िकली डेवलपमेंट उनकी नहीं होगी, उनके ऑर्गन्स की उस तरह डेवलपमेंट और मेंटली फ़िज़िकली डेवलपमेंट नहीं होगी जिस तरह एक नॉर्मल चाइल्ड की होगी जो कि मदर मिल्क पे प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिल रही हो और उनको फोर्सफुली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट पर ना लाया जाए। Kwashiorkor occurs commonly in areas of famine or where food is in short supply। यानी कि ये डिज़ीज़ मोस्टली उन एरियाज़ में, उस कंट्री या उस रीजन में होती है जहाँ की फ़ूड का सप्लाई बहुत कम हो, जहाँ पे लोगों को खाना ही कम मिलेगा। तो ज़ाहिर है जब उनको खाना ही कम मिल रहा है तो बैलेंस डाइट तो उनको क्या ही मिलती होगी, उनका फ़ूड इनटेक ही इतना कम है कि उनकी जो फ़ूड की न्यूट्रिशन है वो भी उनको बहुत हद तक कम मिल रहा है। जब उनके पेरेंट्स में ही या फिर उनकी मदर में ही उनको फ़ूड सप्लाई कम होगा, सो वो उनको खुराक की कमी हो जाएगी। जब उनको खुराक की कमी हो जाएगी तो नशोनुमा पूरा नहीं मिलेगा और जो उनके जो चिल्ड्रंस होंगे फर्दर जो उनको मदर मिल्क दिया जाएगा या फिर मदर मिल्क पे दिया जाएगा तो मदर मिल्क के लिए भी उनको पूरी नशोनुमा नहीं मिलेगी। फिर जब उनको कार्बोहाइड्रेट डाइट पे फोर्सफुली लाया जाएगा तो वो भी उनको पूरी नहीं मिल रही, क्योंकि उस पूरे रीजन में ही जो डाइट का सप्लाई है, जो फूड सप्लाई है वो कम है। तो ऐसे लोगों में मेल न्यूट्रिशन ज़्यादा देखी जाती है, ऐसे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन देखी जाती है। जो क्वाशियोरकर वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका ये होता है कि अगर पिक्चर में भी आप देख रहे हो तो उनका जो सर है वो बड़ा है और उनका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि जो उनकी हड्डियां हैं, जो उनकी बोन्स हैं, वो देखा जाए वो बहुत ही कमज़ोर है और बहुत ही पतली से। इवन कि जो उनका रिब केज है, जो सीने की हड्डियां हैं पूरी, वो भी उनकी शो हो रही हैं। अब देखा जाए तो उनका पेट बाहर की तरफ क्यों निकला है? जब कभी भी प्रोटीन की डिफिशेंसी हो जाती है तो इन चिल्ड्रन में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो बढ़ जाती है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन क्या है? सूजन आ जाना, फ्लूइड भर जाना, फ्लूइड की वजह से वो ऑर्गन फूल जाना। तो उनका पेट फूल जाता है, एडिमा हो जाता है। एडिमा हम लोग सूजन को कहते हैं कि वो पूरा सूज जाएगा। सो ऐसे जो चिल्ड्रंस हैं वो देखे जाते हैं कि वो मेल न्यूट्रिशन रीजन से बिलोंग करते हैं, जाके फूड का सप्लाई बहुत कम है और वो उनको न्यूट्रिशन जो है वो पूरी तरह न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़े वाइटामिन एंड मिनरल डिफिशिएंसी, जिसमें आपको वाइटामिन की डिफिशिएंसी बताई। वाइटामिन की डिफिशिएंसी से आपको याद रखना है कि स्कर्वी हो सकता है हमें वाइटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो गम्स हैं वो गम से ब्लीडिंग होगी। जो हमारे टीथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो वीक हो जाएंगे, मसल वीक हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स हैं और जो टीथ हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे और फुली डेवलप नहीं होंगे। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हमें एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आयरन ज़रूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और हीमोग्लोबिन देता है हमारे ब्लड को रेड कलर और सप्लाई करता है ऑक्सीजन। जब हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी होगी तो जो इंसान है, जो पेशेंट है, वो पेल कलर, उसकी स्किन कलर पेल हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा वीक और टायर्ड नज़र आएगा। प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात हो रही थी, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में हमें क्वाशियोरकर डिसीज़ होती है चिल्ड्रन में, जिनमें उनको न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह नहीं मिल रहे होते हैं। उनको फोर्सफुली मदर मिल्क से हटाकर कार्बोहाइड्रेट डाइट पर लाया जाता है। और इसके अलावा ये वाली जो डिज़ीज़ है या प्रोटीन डेफिशिएंसी मोस्टली वहाँ होगी जहाँ पे लोगों को फूड सप्लाई बहुत कम मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, इन एडिशन अगर मैं बताना चाहूँ, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से इसके अलावा कौन कौन सी हमें जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो है इसके अलावा स्किन, हेयर एंड नेल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मसल जो है वो वीक हो सकते हैं। ग्रेटर रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्शन, प्रोटीन जब
प्रोटीन पूरा नहीं होगा, इंटेक नहीं होगा, तो बोन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी और फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो इंक्रीज सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस का जो रेट है वो बढ़ जाएगा बॉडी में। इसके अलावा जो इन्फेक्शन होंगी वो बहुत ज़्यादा किस्म के सिवियर हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रेटर एपेटाइट एंड कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा, जो हमारी भूख है वो बहुत ज़्यादा लगने लगेगी और जो कैलोरीज़ है उनका इंटेक भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा असर इनका बोन से पड़ेगा कि बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, गिरने से, बहुत ज़्यादा वेट उठाने से उन पर फ्रैक्चर हो सकता है, वो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएंगी। सो स्टूडेंट, आई होप सो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने सिर्फ डेफिशिएंसीज़ को पढ़ा है। नेक्स्ट हेडिंग में हम इसके अलावा ड्रग्स और स्मोकिंग को डिस्क्राइब करेंगे आगे कि उनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और किस तरह हम अपनी जो हेल्थ है जो उसको अपने बॉडी को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, किस तरह जो है अपनी हेल्थ जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।